वो एक खूबसूरत, आलीशान मगर थोड़ा वीरान सा दिखने वाला शहर का एक बेहद पुराना बंगला था, जो शहर से काफी बाहर मौजूद था। यूं तो उस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं थी, मगर फिर भी कुछ लोग वहां उस बंगले के आसपास बने मकानों में भी रहते थे। आमतौर पर वे लोग उस बंगले के पास आने जाने से भी कतराते थे। उनका मानना था कि वो बंगला भूतहा था। बावजूद इसके उन्हें ये देखकर बेहद हैरानी होती थी कि उस भूतिया बंगले में वे चार लोग बड़े ही आराम से रहते थे। शायद वो भूतों से डरते नहीं थे, या फिर वो खुद ही भूत थे। इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोगों का मानना था कि वे चारों इंसान जो उस बंगले में रहते थे, वे असल में इंसान न होकर भूत थे, और इन अफवाहों की वजह थी उस बंगले में रहने वालों की जीवन शैली। असल में वे चारों हमेशा एक साथ रहते थे, उस इलाके के बाकी लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर। कई बार आसपास के कुछ लोगों ने उनसे बातचीत और दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो चारों ही एकांत पसंद और थोड़े रहस्यमयी किस्म के लोग थे। उन चारों में पहला इंसान था जोसेफ, जो कि उनमें सबसे बड़ा था, और उसकी उम्र तकरीबन 45-50 के आसपास थी। हालांकि जोसेफ थोड़े अच्छे स्वभाव का और मिलनसार व्यक्ति था, मगर फिर भी अपने पड़ोसियों के मुकाबले वो दूसरों से बहुत कम मिलता जुलता था। उसके बारे में आसपास के लोगों को बस इतना ही पता था कि वो कोई बिजनेसमैन टाइप इंसान था, जो ज्यादातर वक्त अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था। जोसेफ के बाद दूसरा था ऋषि, जिसकी उम्र करीब 20-21 के आसपास थी, और जोसेफ के विपरीत ऋषि एकांत पसंद इंसान था। वो अक्सर बंगले के पीछे मौजूद जंगली इलाकों में या फिर बंगले की छत पर घूमता दिख जाया करता था। वो काफी हैंडसम था, बिल्कुल टॉम क्रूज जैसा, और इसकी वजह से बंगले के आसपास रहने वाली लड़कियां अक्सर बंगले के नजदीक मंडराती हुई नजर आ जाया करती थी। मगर ऋषि उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। ऋषि एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, और ये बात हर कोई जानता था, क्योंकि अक्सर उसकी पेंटिंग्स के सिलसिले में कोई बायर्स या फिर एग्जीबिशन वाले उससे मिलने आया करते थे। ऋषि और जोसेफ के अलावा बंगले में दो और लोग भी रहते थे, एजे और तन्वी। वे दोनों जुड़वा भाई बहन थे, और तन्वी एजे से कुछ सेकंड्स बड़ी थी। फिर भी दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, और उन दोनों को ही पब, पार्टीज और कारों का काफी ज्यादा शौक था। वो अक्सर देर रात तक बाहर ही रहते थे। हालांकि ये चीजें ऋषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर फिर भी जोसेफ की वजह से वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहता था। बहरहाल, भले ही वे चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मगर हर हाल में वो एक दूसरे की फैमिली थे, और इस बात को वे चारों कभी नहीं भूलते थे। वे एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। रात के करीब 1:15 बज रहे थे जब ऋषि की कार बंगले के बाहर आकर रुकी। वो कार से उतरा और बंगले की ओर बढ़ गया। वो दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल के लिए ठिठका, दाएं बाएं नजर दौड़ाई, और फिर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। अभी उसने लिविंग रूम में कदम रखा ही था कि तभी लाइट्स, जो कुछ सेकंड्स पहले ऑफ थी, ऑन हो गई। तो तुम आ गए। वो जोसेफ था, जो वहां लिविंग रूम में पड़े एक सोफे पर बैठकर ऋषि का ही इंतजार कर रहा था। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जोसेफ से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। लगता है तुम शिकार पर गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या तुमने उन तीनों को मार दिया जिन्होंने पैब्लो की जान ली थी? ये सुनकर ऋषि फौरन जोसेफ का मुंह ताकने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जोसेफ पैब्लो के बारे में कैसे जानता था। पैब्लो और उसके कातिल के बारे में आपको कैसे पता चला? तुम्हारी लापरवाही से। मेरी लापरवाही कैसे? सुबह जब तुम पैब्लो की दुकान पर गए थे तो किसी लोकल न्यूज चैनल की वीडियो फुटेज में तुम्हारा चेहरा नजर आ गया था। ये सुनकर ऋषि बुरी तरह चौंक गया और सोचने लगा, कहीं इस वजह से कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। मुझे इस तरह से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शायद जोसेफ उसकी शंका को भांप गया था, इसलिए वो आगे बोला, फिक्र मत करो, मैंने वो फुटेज क्लियर करवा दिया। लेकिन आगे से सावधान रहना। ये मत भूलना कि हम 20 साल पहले यहाँ क्यों आए थे और क्यों नॉर्मल लोगों के बीच छिप कर रह रहे हैं। मुझे सब याद है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक्स जोसेफ। ये सब छोड़ो और जाओ जाकर नहा लो। मैंने उन दोनों को क्लब भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी मौजूदगी के सारे सबूत मिटा दे। ऋषि समझ गया कि जोसेफ एजे और तन्वी की बात कर रहा था, और वो फौरन शर्मिंदा नजर आने लगा। ठीक है, जब वो दोनों लौट कर आएंगे तो उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा।
ठीक है, पर पहले तुम जाओ, जाकर नहा लो। तुम्हारे जिस्म से खून और मांस की बू आ रही है। ऋषि ने लिविंग रूम में सामने की दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा। वो खून से लथपथ था, उन तीनों के खून से, जिनको उसने क्लब में किसी वहशी जानवर की तरह चीर डाला था। टी शर्ट और जैकेट के साथ साथ उसके मुंह पर भी सूखी हुई कुछ खून की बूंदें नजर आ रही थी। और ये दृश्य देखकर वो कहीं खो सा गया। जोसेफ कुछ कह रहा था, पर वो जोसेफ की बात कहाँ सुन रहा था, बल्कि वो तो एक विशालकाय मैदान में खड़ा था। एक ऐसे मैदान में जहां मौजूद टेंट्स में भीषण आग की लपटें उठ रही थी और चीख पुकार मचाती हुई भीड़ उस मैदान से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ जहां हर शख्स उन आग की लपटों से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं वो इकलौता इंसान था जो आग की लपटों में घिरे टेंट्स के बीच दौड़ रहा था। वो पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था, मगर उसकी हल्की सी चीख नहीं, बल्कि गुर्राहटें निकल रही थी। वो जमीन पर बिखरे खून, मांस के टुकड़ों और कटी फटी ढेर सारी इंसानी लाशों के बीच भाग रहा था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। इन सब के बावजूद वो कुर्राता हुआ आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। प्लीज, प्लीज। वो मुड़ा, देखा तो पाया कि एक दरी सहमी लड़की थी जो हाथ जोड़कर उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर वो शैतान पूरी निर्ममता से उस पर टूट पड़ा। अगले ही पल उसके नुकीले दांत लड़की के गले में धंस गए और ये दृश्य देखकर ऋषि बुरी तरह विचलित हो उठा। वो वहां से दूर उठकर भागने लगा, पर कैसे भाग पाता? आखिर ऋषि खुद ही तो वो शैतान था जिसने ये सब कुछ किया था। अचानक जोसेफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? जोसेफ ने सवाल किया और सवाल सुनकर ऋषि वापस अतीत से वर्तमान में आ गया। उसने जोसेफ की ओर अजीब सी नजरों से देखा। कुछ नहीं। ये बोलकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि ऋषि का वो सफेद चेहरा देखकर ही जोसेफ समझ गया था कि एक बार फिर से ऋषि उस अतीत की कड़वी यादों में पहुंच गया था, जहां से उसे निकालने की कोशिश वो पिछले कई सालों से कर रहा था। इसीलिए मैं तुम लोगों को इस खून खराबे से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, पर अब न जाने क्या होने वाला है। उम्मीद है तुम्हारी वजह से हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जोसेफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत आने वाली नहीं थी, बल्कि आ चुकी थी। एक ऐसी मुसीबत जो इन चारों की जिंदगी में एक नया चैप्टर लिखने वाली थी।